अध्याय 31। लाठी के वार से उथल पुथल मच जाती है। भाई गैंग समुद्री तरबूज के बीच फोड़ते हुए वापस चले गए। घर जाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अरे छोटे मछली जैसे बच्चे, दोबारा मुझसे मत टकराना, वरना ये युवा मालिक तुम्हें जरूर मार डालेगा। तुम किसे मारने वाले हो? सार्थक प्रकट हुआ। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना सफल रही है और अब उसे निकम्मा नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उसने पलटवार किया और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया। भाई गैंग चौंक गया और झट से पीछे मुड़ा। सार्थक को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम कहां से प्रकट हो गए? भाई गैंग का हाथ कांप रहा था और उसने झटपट आसमान में आतिशबाजी जैसा इशारा किया। फिर घबराकर उसने अपनी लोहे की छड़ी को कसकर पकड़ लिया। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी निकल जाओ, वरना मेरे आदमी जल्द ही आ जाएंगे। एक बार 8वीं कक्षा का माहिर आ गया तो तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। सार्थक, इतना अंधेरा है फिर भी तुम मुझे पहचान सकते हो? भाई गैंग को सच में अपनी आंखें घुमाने का मन कर रहा था। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारा छोटा सा शरीर साफ दिखाता है कि तुम बच्चे हो, और तुम यहां अचानक प्रकट हो गए। अगर मुझे पता न होता कि तुम कौन हो तो असली समस्या वही होती। भाई गैंग ने गहरी सांस ली। मुझसे लड़ना बहुत ही नासमझी है। आह! उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही भाई गैंग ने देखा कि सार्थक उछल पड़ा और उसका बैंगनी बांस का डंडा जोर से नीचे गिरा। इससे उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। भाई गैंग ने तुरंत अपनी परिष्कृत लोहे की लाठी उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। खनखनाहट! एक जोरदार धमाके के साथ ब्रदर गैंग का मोटा शरीर खून उगलते हुए एक तरफ जा गिरा। उसके दोनों हाथ तुरंत टूट गए और लोहे की छड़ी सीधे मुड़ गई। आह! हे युवा स्वामी, मेरी जान बख्श दो। भाई गैंग बुरी तरह डर गया था। उसके सामने खड़ा ये लड़का बहुत ही भयानक था। कुछ दिन पहले तो वह खुद ही लगभग हार गया था, लेकिन आज तो उस लड़के ने उसे अपनी राक्षसी मछली की शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे किसी विशाल लोहे के सिर वाली मछली ने उसे कुचल दिया हो। उसकी दोनों बाहें सुन्न हो गई थीं, उसके अंदरूनी अंग कांप रहे थे और उसे लग रहा था कि वह मर जाएगा। एक और वार उसे निश्चित रूप से मार डालेगा। जीवन मरण की स्थिति में किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। भाई गैंग द्वारा तुरंत दया की भीख मांगना ही सही उपाय था। सस्पेंडेड आइलैंड पर निजी लड़ाई की अनुमति नहीं थी और प्रत्यक्ष हत्या तो और भी सख्त वर्जित थी। सार्थक का उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी बैंगनी बांस की छड़ी ब्रदर गैंग की ओर करते हुए कहा, अपना सारा पैसा मुझे सौंप दो। भाई गैंग असमंजस में था। ऐसे समय में भी तुम मुझे लूटने की हिम्मत कर रहे हो? भाई गैंग, उफ! हे युवा मालिक, मेरे हाथ टूट गए। सार्थक, मैं इसे खुद ले लूंगा। सार्थक ऊपर गया और इधर उधर तलाशी लेने लगा। उसे एक थैली मिली जिसमें 1 दर्जन से अधिक कम गुणवत्ता वाले मोती थे। साथ ही समुद्री तरबूज के बीजों की एक थैली भी थी जिनकी कीमत बहुत कम थी, प्रति किलो कुछ समुद्री सिक्के ही मिलते थे। सार्थक ने गुस्से से कहा, कितने बेचारे! अगली बार मुझे दोबारा मत देखना, वरना जब भी देखूंगा तुम्हारी पिटाई करूंगा। बोलने के बाद सार्थक भाग गया। उसने दूर से ही लोगों को दौड़ते हुए आते देखा था। कुछ सांसों के बाद कोई दौड़कर आया। सबसे नजदीक ब्रदर गैंग का अधीनस्थ था। अधीनस्थ, भाई गैंग, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? भाई गैंग ने गाली देते हुए कहा, मेरा हाथ टूट गया है, हिलना मत, हिलना मत। आह! जल्दी से भाई डोन को सूचित करो। भाई गैंग अब भी डरा हुआ था। वह इस शापित जगह पर दोबारा कभी नहीं आएगा, ये जानलेवा था। एक 12 साल के बदमाश ने उसे एक ही वार में हरा दिया। क्या वह 7वें स्तर का मछुआरा हो सकता है? लेकिन अगर वह 7वें स्तर का भी था तो वह खुद के बराबर ही तो होगा। उसका इतना ताकतवर होना समझ से परे था। लगभग आधे घंटे बाद काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। काले कपड़ों में उस आदमी को देखते ही ब्रदर गैंग फूट फूट कर रोने लगा। ब्रदर डोन, मेरी मदद करो ब्रदर डोन। मुझे लग रहा है मेरा हाथ टूट गया है और मुझे अंदरूनी गंभीर चोटें आई हैं, ब्रदर डोन। ली डोन को आधी रात को जगाए जाने से पहले से ही परेशानी हो रही थी, लेकिन भाई गैंग की हालत देखकर वह तुरंत भौहें चढ़ा बैठा। आखिर हुआ क्या? भाई गैंग नाक बहते और रोते हुए बोला, भाई डोन, ये वही बच्चा है जिसे आपने हमें देखने के लिए कहा था। वो बच्चा बहुत ही दुष्ट है। वो अचानक कहीं से आया और एक ही वार में मुझे गिरा दिया।
भाई डोंग, आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। ली डोंग थोड़ा विचलित हुआ। हालांकि वह ली गैंग को कमतर समझता था, लेकिन यह आदमी आखिरकार 7वें स्तर का मछुआरा था। पर अब इस स्थिति में एक ही वार में यहां तक कि उसकी लोहे की छड़ी भी झुक गई। उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 8वें स्तर के मछुआरे के बराबर थी। और वह कोई साधारण 8वें स्तर का मछुआरा नहीं था, वरना एक ही वार में इस मोटे को इस तरह हरा पाना नामुमकिन होता। अगर वह लड़का इतना ताकतवर था, तो क्या उसके लिए भी इस प्रतिद्वंद्वी से आसानी से निपटना मुश्किल नहीं होता? ली डोंग, क्या आपको यकीन है कि वह वाकई वही बच्चा था? ब्रदर गैंग, बिल्कुल यकीन है, ये वही बच्चा होगा। हालांकि उसने मास्क पहना हुआ था, फिर भी मैं एक 12 वर्षीय लड़के को पहचान सकता हूँ। ली डोंग ने गहरी भौहें चढ़ा ली। एक 12 वर्षीय लड़का जो 8वें स्तर का मछुआरा है। क्या तियानशुई गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है? यदि हाँ, तो क्या ये युवक प्रतिभाशाली नहीं होगा? ली डोंग ने तुरंत अपने एक अधीनस्थ को इशारा किया। जाओ और मेरे लिए इस क्षेत्र के प्रभारी झांग हान को बुलाओ। कुछ देर बाद झांग हान वहां पहुंचा, उसके कपड़े अभी भी अस्त व्यस्त थे। झांग हान गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं चैन से सो रहा था और फिर मुझे यहां बुला लिया गया। अगर तुम टाइगर हेड गैंग से न होते तो मैं तुम्हें पल भर में सस्पेंडेड आइलैंड से नीचे फेंक देता। जब झांग हान ने ली डोन को देखा तो उसने आदरपूर्वक कहा, भाई डोन, आपने मुझे इतनी देर रात क्यों फोन किया? क्या बात थी? बोलने के बाद झांग हान ने गैंगजी की ओर देखा और फिर आश्चर्य से कहा, अरे तुम हो गैंगजी, तुम्हें किसने पीटा? भाई गिरोह हमेशा से इस इलाके में दबदबा बनाए रखता था, टाइगर हेड गिरोह जैसे किसी समर्थक के सहारे, और आमतौर पर झांग हान को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। अब झांग हान के शब्द स्पष्ट रूप से उसका मजाक उड़ा रहे थे और वह इतना नाखुश था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। ली डोंग, उस घर में आखिर कौन रहता है? मैंने सुना है कि वहां एक 12 साल का बच्चा रहता है। उसकी शारीरिक क्षमता क्या है और उसका पृष्ठभूमि क्या है? झांग हान ने देखा कि ली डोंग सार्थक के घर का जिक्र कर रहा है और तुरंत हंस पड़ा। भाई डोंग, उस जर्जर घर को देखो। उसका इतिहास कैसा हो सकता है? वहां सिर्फ सार्थक नाम का एक निकम्मा रहता है, जिसकी ताकत किसी दूसरे या तीसरे दर्जे के मछुआरे जितनी ही है। झांग हान मन ही मन हंसा। वो लड़का निकम्मा है, ये सच है, लेकिन उसका भाई कमाल का है। उसके भाई को तो देवदूत ने अपना शिष्य बना लिया था। मैं तो उससे पंगा लेने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, ठीक है। और मैंने सुना है कि सार्थक की बहुत पहले समुद्र में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके यहाँ होने का कोई कारण ही नहीं बनता। झांग हान के बेपरवाह रवैये को देखकर ली डोंग ने मन ही मन ठहाका लगाते हुए कहा, झांग हान, क्या टाइगर हेड गैंग का मुखिया अब बेकार हो गया है? तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? झांग हान ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं, झांग हान, हमेशा से टाइगर हेड गैंग का बहुत सम्मान करता आया हूं। बस यही बेहतर होगा कि आप इस परिवार को उकसाएं नहीं। आपका पूरा टाइगर हेड गैंग उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि सार्थक किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका भाई देवदूत का शिष्य है, समझे? देवदूत? ली डोंग का चेहरा तुरंत एकदम बदल गया। एंजल का क्या रुतबा था? वो तो शहर का ही कोई जाना माना चेहरा था। अगर वो कहते हैं कि टाइगर हेड गैंग को एक हाथ से खत्म कर सकते हैं, तो फिर 2 हाथों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते। झांग हान ली डोंग को मुश्किल में देखकर खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। भाई डोंग, वो बच्चा सार्थक गैंगजी को चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन वो तन्वीर, छी, एक 12 साल का 7वां स्तर का मछुआरा, अब शायद 8वां स्तर का हो गया होगा। गैंगजी को अपनी किस्मत का शुक्र मनाना चाहिए कि वो अभी तक जिंदा है। अगर उसने सच में हमला किया होता और गैंगजी एक ही वार में मर गया होता, तो क्या कोई फरिश्ते से पंगा लेने की हिम्मत करता? झांग हान को अपनी चतुराई पर गर्व था। ये काम निश्चित रूप से तनवीर ने किया था। केवल तनवीर ही इस मोटे को एक ही वार में अपाहिज करने की क्षमता रखता था। ली डोंग ने गहरी सांस ली, उसे एहसास हुआ कि मुसीबत बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बड़ी आपदा खड़ी कर दी हो। तनवीर का नाम अब तियानशुई गांव में हर कोई जानता था। तनवीर को नाराज करना मानो देवदूत को नाराज करना था, मानो मौत को दावत देना। भाई गैंग भी भयभीत हो गया। तनवीर इस जर्जर जगह में रहता है। इस बार तो वो सचमुच डर के मारे कांप रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बस हो गया, इस बार तो मैं पूरी तरह से हार गया। क्या नकाबपोश आदमी वो पहले वाला बच्चा नहीं बल्कि उसका भाई हो सकता है? पर ये तो गलत है। मैंने उस बच्चे को पहले भी देखा है।
रातों रात टाइगर हेड गैंग के सभी सदस्यों को जुटा लिया गया। गैंग जी को माफी के तौर पर टाइगर हेड गैंग के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर लटका दिया गया। टाइगर हेड गैंग के नेता ली जू ने एंजल से माफी मांगने की पुरजोर कोशिश की, यहां तक कि वह गांव के मुखिया के घर भी गए। लेकिन गांव के मुखिया ने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया। तुमने एंजल का अपमान किया है, इससे मेरा क्या लेना देना। इस दौरान वान परिवार ने अपनी खुशी को छिपाया नहीं और कई लोगों को लगा कि टाइगर हेड गैंग का इस बार तो काम तमाम हो गया। यहां तक कि ली जू को भी यही लगा। उसने अपने कुशल अधीनस्थों को ली हू की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर उसे समुद्र में शरण लेने के लिए भेज दिया। लेकिन वह खुद नहीं जा सका। अगर वह चला जाता और वे सचमुच हिसाब बराबर करने आते तो टाइगर हेड गैंग का 100% सफाया हो जाता। लेकिन असल में एंजल फोंगजे को इस मामले की जानकारी तक नहीं थी और न ही तनवीर को। कहानी का नायक इस समय स्कूल के गेट के बाहर सड़क किनारे एक स्टॉल पर बैठा झींगा पकौड़ी खा रहा था और बड़बड़ा रहा था कि इनका स्वाद कितना खराब है। सुबह होते होते स्कूल का गेट धीरे धीरे चहल पहल से भर गया और भी कई विक्रेताओं ने अपने स्टॉल लगा लिए और छात्र कक्षाओं की ओर दौड़ पड़े। अरे सार्थक! अचानक खुशी से भरी एक आवाज सुनाई दी। सार्थक ने ऊपर देखा। वह जियाओयू, अध्याय 32 प्रथम कक्षा। सार्थक! अरे अमृता, यहाँ के झींगा पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? अगर हाँ तो तुम खा सकती हो। तुम मुझे ये सिर्फ इसलिए देते हो क्योंकि इसका स्वाद खराब है। अमृता को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। वह दौड़कर सार्थक के पास गई और उसका कान पकड़कर बोली, तुम्हें अभी भी खाने की भूख है? तुम कहाँ थे? मुझे लगा था तुम मर गए। स्कूल के सारे शिक्षक घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर तुम मर गए और तनवीर वापस आकर पागल हो गया तो हमारा स्कूल बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सार्थक! अरे अरे अरे, छोटी बच्ची चुप रहो वरना तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? मैं तो बस समुद्र में टहलने गया था। अमृता, क्या तुम इसी तरह इधर उधर भटकते रहते हो? क्या तुम्हें पता है कि स्कूल ने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मछुआरे भेजे हैं? मेरे पिताजी भी हर दिन बहुत चिंतित रहते हैं। सार्थक ने मन ही मन सोचा कि स्कूल उससे सिर्फ इसलिए संपर्क कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि तनवीर उन्हें दंडित करेगा, अन्यथा स्कूल इतना दयालु क्यों होता। सार्थक, तुम मुझे छोड़ रहे हो? क्या मुझमें कोई स्वाभिमान नहीं है? मेरी मछली पकड़ने वाली नाव खराब हो गई थी और मैं 5 दिन और 5 रातों से समुद्र में भटक रहा हूँ। मुझे कैसे पता नहीं चला कि कोई मुझे ढूंढने आया था। ठीक है, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। चलो पहले स्कूल चलते हैं। ठीक है, अमृता ने घबराकर कहा। मछली पकड़ने वाली नाव कैसे टूट सकती है? मेरे साथ शिक्षक को ढूंढने चलिए। सार्थक ने अभी अपना आखिरी झींगा पकौड़ा भी खत्म नहीं किया था कि अमृता ने उसे उठाया और स्कूल ले गई। जिस तरह से कुछ लोग इससे इस तरह बचते हैं जैसे ये कोई बीमारी हो। किसी ने हैरानी से कहा, क्या सार्थक की मृत्यु हमेशा समुद्र में ही नहीं होती रही है? क्या सार्थक मरा नहीं? एक मिनट रुको, यह आदमी 7-8 दिनों तक गायब रहा, ये वापस कैसे प्रकट हुआ? अफवाहें वाकई अविश्वसनीय होती हैं। सार्थक का अमृता के साथ शुरुआती प्रेम प्रसंग जरूर चल रहा होगा और वह कुछ न कुछ तो कर ही रहा होगा। स्मैक! अमृता का चेहरा लाल हो गया। उसने बांस की छड़ी को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाई, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। अगर आप अमृता से पूछें कि क्या उसमें हिंसक प्रवृत्ति है तो जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा, वरना वह हमेशा बांस की छड़ी लेकर इधर उधर नहीं भागती रहती। हालांकि ये छोटी बच्ची थोड़ी मंदबुद्धि है और आमतौर पर गुस्से में ही हिंसक हो जाती है। लेकिन अब तक सार्थक की हिंसक प्रवृत्ति अमृता की तुलना में कहीं अधिक प्रतीत होती है। सार्थक! अमृता, क्या हम क्लास में जा रहे हैं? अमृता, तुम किन कक्षाओं की बात कर रही हो? हम जल्द ही स्नातक होने वाले हैं। जाओ अपने शिक्षकों को ढूंढो और उन्हें बताओ कि तुम वापस आ गई हो। चलते चलते अमृता लगातार टोकती रही। त्रिवार्षिक मछली पकड़ने की प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली थीं और सभी प्रशिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करने, उन्हें प्रतियोगिता में सफल होने और टिके रहने के तरीके बताने में व्यस्त थे। प्रताप छात्रों के एक समूह को जीवन रक्षा तकनीकों पर व्याख्यान देने ही वाला था कि तभी उसने अचानक अमृता को सार्थक को अपने साथ खींचते हुए देखा। प्रताप चौंक गया। सार्थक, तुम मरे नहीं? सार्थक, शिक्षक, मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। स्मैक! प्रताप ने सार्थक के सिर पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। सबको लगा था कि तुम समुद्र में मर गए। क्या तुम्हें पता है कि स्कूल ने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी मछुआरे भेजे थे?
सार्थक ने अवाक होकर अपना सिर खुजाया। गुरुजी, कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मेरी मछली पकड़ने वाली नाव को नष्ट कर दिया है और मैं 5 दिन और 5 रातों से मछली पकड़ने के सामान्य स्थान से 800 मील दूर भटक रहा हूं। मैं सचमुच बहुत परेशान हूं। प्रताप चौंक गया, फिर गंभीरता से पूछा, क्या हो रहा है? प्रताप सार्थक को नीचा समझते थे, लेकिन सार्थक ने आखिरी मौके पर कामयाबी हासिल कर ली, इसलिए उन्होंने अपना तिरस्कार थोड़ा कम कर दिया। आखिर सार्थक अभी बच्चा ही था और वह उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कोई सचमुच अपने ही छात्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह अस्वीकार्य है। स्कूल के छात्र मछली पकड़ते समय समुद्र में मर सकते हैं, लेकिन उन्हें छुपकर नुकसान पहुंचाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सार्थक के बोलने के बाद प्रताप ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि 9वें स्तर या उससे ऊपर के मछुआरे या यहां तक कि मास्टर स्तर के शक्तिशाली मछुआरे भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? सार्थक, शिक्षक जी, हवाई अड्डे ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। पास ही खड़ी अमृता ये सब सुनकर दंग रह गई। एक माहिर मछुआरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? वह तो तुम्हें थप्पड़ मारकर ही मार सकता है। अचानक प्रताप ने 2 कदम पीछे हटकर सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखा। सार्थक और अमृता की अचंभित निगाहों के बीच प्रताप ने सार्थक के कंधे पर एक थप्पड़ मारा। सार्थक इस बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। असल में प्रताप ने उसकी ताकत को भांप लिया था और उसकी परीक्षा ले रहा था। आह आह आह, शिक्षक, आपने मुझे क्यों मारा? प्रताप ने उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके बजाय सार्थक की ओर अजीब भाव से देखते हुए कहा, तुम कब लेवल 6 के मछुआरे बन गए? प्रताप को समझ नहीं आ रहा था। हर महीने लेवल अप होना तो वह समझ सकता था, चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कोशिश करने पर हर 2 हफ्ते में लेवल अप होना भी समझ सकता था। लेकिन वह 4 साल से सुस्त था और फिर सिर्फ 2 हफ्तों में लेवल 2 से लेवल 6 तक पहुंच गया। क्या तनवीर में भी ऐसी क्षमता थी? अचानक प्रताप के मन में ख्याल आया कि क्या उसे सार्थक को एक और स्पिरिट वेन टेस्ट के लिए ले जाना चाहिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे की स्पिरिट वेन का स्तर प्रथम श्रेणी का हो, उसमें इतनी प्रतिभा हो सकती है। प्रताप के मन की बात भांपते हुए सार्थक ने तुरंत कहा, गुरुजी, आपको इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाई द्वारा दिया गया एक आध्यात्मिक फल खाया और मैं तुरंत 4थे स्तर से 6ठे स्तर पर पहुंच गया। पुकारना। प्रताप और अमृता दोनों ने राहत की सांस ली। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि अपग्रेड इतनी जल्दी हो गया। फिर प्रताप ने क्रोध से भरी आंखों से सार्थक को घूरते हुए कहा, स्पिरिट फ्रूट। स्पिरिट फ्रूट खाने के बाद तुम्हारा लेवल सिर्फ 2 बार बढ़ा। तुम्हारी योग्यता तो सचमुच बहुत खराब है, बिल्कुल बेकार। आखिरकार यह एक स्पिरिट फ्रूट था। प्रताप अवाक रह गया। ऐसा लगता है जैसे एक व्यक्ति की सफलता से सभी को लाभ होता है। मैंने तो अभी तक आध्यात्मिक फल का स्वाद भी नहीं चखा है और आपने पहले ही चख लिया है। दुर्भाग्य से सार्थक की क्षमता इतनी कम है कि वह आध्यात्मिक फल की शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रताप सार्थक से बात नहीं करना चाहता था, ईर्ष्या से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। लेकिन अमृता ने सार्थक को एक तरफ खींचकर ईर्ष्या भरी नजरों से पूछा, सार्थक, क्या स्पिरिट फ्रूट स्वादिष्ट होता है? इसे खाने के बाद क्या होता है? क्या तुम अचानक इतनी तेजी से लेवल अप कर लेते हो? सार्थक ने अमृता को दया भरी निगाहों से देखा। घर में मछुआरा है तो क्या हुआ? मछुआरा होने पर भी तुम्हें आध्यात्मिक फल तो नहीं मिलेंगे, है ना? सार्थक ने सहज भाव से कहा, दरअसल ये कुछ भी नहीं है। मुंह में जाते ही यह गायब हो जाता है, फिर आपका पूरा शरीर गर्म हो जाता है, आपकी नसें फैल जाती हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा आपके शरीर से उमड़ पड़ती है। इस दौरान लगन से साधना करें और फिर आपको स्तरों के टूटने की चटकने की आवाज सुनाई देगी। स्मैक। प्रताप ने सार्थक के सिर पर फिर से थप्पड़ मारा और कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। यह सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। प्रताप ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आप सभी इधर आइए और कक्षा में शामिल होइए। यह मछली पकड़ने का प्रायोगिक प्रशिक्षण है। किसी को भी अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं है। अमृता ने झट से सार्थक को खींचकर अलग कर दिया। ये स्पष्ट था कि अगर वे नहीं जाते तो उसकी भी पिटाई हो सकती थी। क्या तुमने नहीं देखा कि प्रताप की आंखें लाल थीं? वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अमृता ने फुसफुसाते हुए कहा, सार्थक, क्या हम आज लड़ने चले? सार्थक ने मुड़कर हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या ये बुरा विचार नहीं है? तुम वापस आते ही मुसीबत खड़ी कर दोगी। क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? अमृता, तुम किस बात से डर रही हो?
तुम्हें पता है क्या, मैं 7वें स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हूं। मुझे लगता है अगर मैं 1 दर्जन और कटोरे स्पिरिट स्वेलोइंग फिश सूप पी लूं और फिर 1 बोतल फिश हेड बॉडी रिफाइनिंग लिक्विड ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी बांस की छड़ी उधार दे सकती हूँ। अमृता की तीव्र निगाहें देखकर सार्थक समझ गया। पिछली बार उल्टी करने के बावजूद उसे काफी फायदा हुआ था, वरना वह अब उसे प्रोत्साहित क्यों कर रही होती। हालांकि सार्थक स्वयं भी ललचा गया। यद्यपि आध्यात्मिक मछली का सूप पीना अब उसके लिए कारगर नहीं था, फिर भी युद्ध के एक दौर के बाद दर्जनों कटोरे पीने से वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा। उन्होंने क्लास खत्म होते ही चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। ... ये सार्थक की पहली क्लास थी और उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था सिवाय उसकी अस्थायी सहयोगी अमृता के, जो अधिक सहयोगी थी और उसके बगल में बैठ गई। प्रताप के आते ही उसने गंभीर चेहरे से कहा, सब लोग बैठ जाओ और फैल जाओ। इतनी कम उम्र में डेटिंग के बारे में सोचना भी मत। पल भर में कक्षा में सभी की निगाहें सार्थक और अमृता की ओर मुड़ गईं। अमृता तुरंत शर्म से लाल हो गई और गुस्से से बोली, मुझे बचपन का प्यार नहीं था। सार्थक ने बेबसी से अपने हाथ फैलाए, मैं भी नहीं, हमारा रिश्ता पूरी तरह से निस्वार्थ है। शुद्ध। जैसे ही यह शब्द सामने आया, सभी को लगा कि सार्थक अब निर्दोष नहीं रहा। हर कोई हैरान था कि सार्थक इतना निर्लज्ज कब हो गया। क्लास शुरू हो गई है। प्रताप, मछली पकड़ने का परीक्षण तो सभी को पता है, इसलिए मैं दोबारा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं बस एक बात पर जोर देना चाहता हूं, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करें और जल्दबाजी में नतीजे की उम्मीद न करें। हालांकि मछली पकड़ने का परीक्षण पकड़ी गई मछलियों की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर बार मछलियों के मुंह में कितने छात्र मारे गए हैं। मृत्यु की 10% संभावना, घायल होने की 50% संभावना। प्रताप बहुत बातें करता था और सार्थक पहली बार ये सब सुन रहा था, इसलिए उसने बड़ी दिलचस्पी से सुना। तो तथाकथित मछली पकड़ने की परीक्षा उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने का एक तरीका मात्र है। केवल वही लोग जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनकी प्रतिभा जागृत होती है, जिससे उनकी अंतर्निहित आत्मा जागृत हो जाती है। जब सभी लोग उत्सुकता से भर उठे, तभी अमृता ने चुपके से सार्थक से कहा, आत्मा के जीव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, इसलिए परीक्षा में आपकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, उतना ही अच्छा होगा। आपकी रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, आप अपने आत्मिक जीव को जगाने के लिए उतनी ही अधिक शक्ति का उपयोग कर पाएंगे और वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अध्याय 33। पार्टी में बिन बुलाए मेहमान बनकर आए 2 लोग। क्लास के बाद सार्थक और अमृता दोनों के हाथ में एक एक छड़ी थी और वे आपस में फुसफुसाते हुए पहली कक्षा में गए। अमृता ने सार्थक के हाथ में मौजूद छड़ी को उत्सुकता से देखा। तुम्हारी लोहे की छड़ी थोड़ी अजीब है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो हथियार सिर्फ दिखावटी होते हैं वे बेकार होते हैं। सार्थक ने मन ही मन सोचा कि उसके पिता को बहुत कुछ पता है, इसलिए उसने कुछ मिनटों के लिए उनकी बात से सहमति जताई और फिर विषय बदल दिया। सार्थक ने पूछा, केवल 1000 लोग ही अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को क्यों जागृत कर पाते हैं? हमारे पूर्वी जिले के स्कूलों और अन्य जिलों में तो हजारों छात्र हैं, है ना? अमृता, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिभा को जागृत करने के लिए जागृति द्रव की आवश्यकता होती है। पहले तो ये केवल 1000 लोगों के लिए ही पर्याप्त होता था और इस बार भी यही स्थिति है। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, बाकी लोगों का क्या हुआ? वे सब साधारण मछुआरे बन गए। अमृता ने सार्थक को हैरानी से देखा, क्या तुम मूर्ख हो? अगर उन्हें 10वें स्तर के मछुआरे बनने और स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त करने का मौका मिलता, तो वे अपने भीतर के अंतर्निर्मित आत्मा पशु को भी जागृत कर लेते। यादें ताज़ा होते देख सार्थक ने अटपटी हंसी हंस दी। उस छोटे से मछुआरे गांव के युवाओं में स्वाभाविक जागृति दुर्लभ थी। जो लोग स्वाभाविक रूप से जागृत हो पाते थे, उनमें से अधिकांश 20 वर्ष के आसपास के युवा होते थे। तब तक साधना का सर्वोत्तम समय बीत चुका होता था, इसलिए यदि वे किसी आत्मा पशु को जागृत भी कर लेते तो भी उन्हें कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं होती। सार्थक के मन में एक विचार आया। चून की प्रतिभा को जगाने का कार्यक्रम रैंकिंग पर आधारित था, इसलिए उसे शीर्ष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ये सोचकर सार्थक तुरंत उत्साहित हो गया और अमृता को जल्दी से खींचते हुए बोला, जल्दी करो। हम जैसे साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय। अमृता अवाक रह गई। कौन सुस्ती दिखा रहा है? तुमने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए और अब जब समय लगभग आ ही गया है तो तुम अचानक घबरा रही हो। वैसे भी तुम पहले ही 6ठे स्तर पर हो, तुम्हें मछली पकड़ने की परीक्षा पास कर लेनी चाहिए। टकराना। कक्षा 1 का दरवाजा लात मारकर खोला गया।
सब लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि सार्थक एक छड़ी पकड़े हुए था और उसे जमीन पर सीधा खड़ा करके बोला, मैं वापस आ गया हूं। आपकी सुरक्षा। ओम, क्या आत्मा निगलने वाली मछली का सूप तैयार है? सार्थक ने अपना सिर ऊंचा रखा, अमृता द्वारा उसे बगल से खींचने का एहसास करते हुए, और अधीरता से कहा, डरो मत, मैं पहले से ही छठे स्तर पर हूं, मैं पूरी कक्षा को हरा सकता हूं। क्या तुम पूरी कक्षा को हराना चाहते हो? आवाज काफी अधिकारपूर्ण थी और सार्थक तुरंत सख्त हो गया। उसने बगल में देखा तो कक्षा 1 के मछली पकड़ने के प्रशिक्षक उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रहे थे। सार्थक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ओम, नमस्कार गुरुजी। ओम, गुरुजी, मैं आपको चुनौती देने आया हूं। मैंने सुना है कि प्रथम कक्षा के विद्यार्थी बेहद बलवान हैं, हर कोई उस्ताद है। आज मैंने छठा स्तर पार कर लिया है और आपको चुनौती देने आया हूं। अगर मैं हार गया तो अमृता की बांस की छड़ी उसकी होगी, अगर मैं जीत गया तो हमें केवल आत्मा निगलने वाली मछली का सूप ही मिलेगा। टकराना। फिर उन्होंने सार्थक को पानी से बाहर उड़ते हुए देखा और मछुआरे ने उसकी ओर इशारा करते हुए गाली दी, यहां से निकल जा बेशर्म कमीने। पिछली घटना के बाद से सार्थक को अब कोई निकम्मा नहीं समझता। वह लड़ाई में बेहद उग्र हो गया है और इसकी कुंजी यह है कि स्पिरिट फिश सूप हाथ में होने से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा असीमित हो जाती है। वह इस तरह कैसे लड़ सकता है? वह तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने ही शिष्यों को थका देगा, फिर लड़ने का क्या फायदा? सार्थक अवाक रह गया। ये शिक्षक इतनी आसानी से किसी को कैसे मार सकता है? मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था। प्रथम कक्षा के 7वें स्तर के विशेषज्ञ ने सार्थक की ओर देखते हुए कहा, शिक्षक यांग, वह केवल आत्मा निगलने वाले मछली के सूप का उपयोग करके ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। जब तक वह आत्मा निगलने वाले मछली के सूप का उपयोग नहीं करता, हम उसे चुनौती देंगे। ये सुनकर शिक्षक यांग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। भले ही उन्हें आध्यात्मिक मछली का सूप न मिला हो, फिर भी सार्थक की वर्तमान छठे स्तर की शक्ति से निपटना शायद इतना आसान नहीं था। गांव के 4 स्कूलों में से कोई भी 8वें स्तर पर नहीं था। 7वें स्तर पर लगभग 200 छात्र थे और छठे स्तर पर छात्र अधिक थे, लेकिन उनकी संख्या लगभग 1000 ही थी। भले ही सार्थक छठे स्तर की रैंकिंग में सबसे नीचे था, फिर भी वह छठे स्तर पर ही था। शिक्षक यांग के मन में अचानक एक विचार आया, कक्षा को ये बेशर्मी भरा CET 6 स्कोर दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। शिक्षक यांग, लड़ाई की अनुमति है, लेकिन आपको केवल समान स्तर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देने की अनुमति है। सार्थक, जो जाने ही वाला था, उसने तुरंत अपनी छाती थपथपाए और कहा, कोई बात नहीं, 2 कटोरी आत्मा निगलने वाला मछली का सूप। शिक्षक यांग ने गंभीर चेहरे से कहा, सिर्फ 1 कटोरी, और युद्धकाल के दौरान इसे पीना मना है। सार्थक, शिक्षक, ये ठीक नहीं है। मैं सिर्फ 1 को ही मार सकता हूँ। शिक्षक यांग को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। आप और कितने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? क्या पूरी कक्षा को? सार्थक ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, तो पहले लड़ाई करके देखते हैं क्या होता है। हर जीत मायने रखती है। पूरी कक्षा ने आंखें घुमाईं। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी जीत पक्की है। स्पिरिट फिश सूप के बिना तुम अपनी कक्षा के विशेषज्ञों में से किसे हरा सकते हो? लू लिंगजी ने अभी अभी छठे स्तर को पार किया था और वह इसे आजमाना चाहती थी, क्योंकि एक नई सफलता के मुकाबले दूसरी नई सफलता का प्रभाव अधिकतम होना चाहिए। रूपेश ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, मुझे करने दो। कोई मुझसे इसे छीनने की कोशिश न करे। मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। हालांकि सार्थक की प्रगति चौंकाने वाली है, पर यह वृद्धि अतार्किक है। तनवीर उसकी मदद कर रहा होगा। पूरे विद्यालय में सार्थक के स्तर को तनवीर से बेहतर कोई नहीं जानता। इसके अलावा तनवीर ने सार्थक की बहुत मदद की है। तनवीर के स्वर्गवास से सार्थक को बहुत लाभ हुआ होगा, अन्यथा वह इतनी जल्दी छठे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। सार्थक खिलखिलाकर हंसा और रूपेश की ओर देखकर मुस्कुराया, जल्दी मत करो, एक एक करके लाओ। तुम पहले मछली का सूप लाओ। रूपेश, मछली का सूप भरपूर मात्रा में है, बशर्ते आप जीत सकें। कब? रूपेश अपनी लोहे की छड़ घसीटते हुए उसके पास आया। आखिरकार उसे सबक सिखाने का एक वैध कारण मिल गया था। इस अवसर के लिए उससे अधिक उत्सुक कोई नहीं था। सार्थक ने हाथ बढ़ाया और अमृता ने तुरंत उसे बैंगनी रंग की बांस की छड़ी थमा दी। सार्थक, चलो, मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में किस चीज के बने हो। सब लोग अवाक रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई मूल्यांकन हो रहा हो। रूपेश डबल फ्लाइंग स्टाफ में माहिर हैं, जो अत्यधिक गति की विशेषता रखते हैं। सार्थक हंसते हुए बोला, गति का क्या फायदा? देखो मैं कैसे दुश्मन की सेना को चीरता हुआ आगे बढ़ता हूं।
10 दिशाओं वाली छड़ी का लाभ इसकी व्यापक पहुंच और शक्तिशाली प्रभाव में निहित है। सार्थक ने एक हाथ से छड़ी का सिरा पकड़ा और आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत ही छड़ी में भर गई। जब उसने इसे क्षैतिज रूप से घुमाया तो आध्यात्मिक ऊर्जा हवा में अर्धवृत्ताकार रूप में फैल गई, जो काफी शक्तिशाली थी। इस परिस्थिति में रूपेश के पास या तो डटकर मुकाबला करने, बचाव करने या पीछे हटने का विकल्प था। लेकिन अभी तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू ही हुई थी, एक भी चाल नहीं चली गई थी, और अगर रूपेश पीछे हट जाता तो वह फिर कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाता। बचाव की बात करें तो 10 दिशाओं की छड़ी अपनी व्यापक, शक्तिशाली और अत्यंत भयंकर चालों के लिए जानी जाती है। अगर सार्थक को यह मौका मिलता तो उसे और भी भारी प्रहारों का सामना करना पड़ता। इसलिए रूपेश ने हमले का डटकर सामना करने का फैसला किया। उसे लगा कि वह पहले से ही 7वें स्तर पर है और सार्थक को, जो बाहरी बल के बल पर उच्च स्तर तक पहुंचा था, हराना नामुमकिन था। कब धातु की कान फाड़ देने वाली खड़खड़ाहट के बीच रूपेश के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ तुरंत मुड़ गई और उसकी बाहें सुन्न हो गईं, मानो टूट गई हो। फिर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फुफकार, वह आकृति पीछे की ओर उड़ गई। 6ठे स्तर का शिखर मछुआरा रूपेश सार्थक के एक भी वार को सहन नहीं कर सका और बिना कराहे ही बेहोश हो गया। फुफकार, सब लोग चौंक गए। लू लिंगजी, जो कोशिश करने के लिए बेताब थी, एकदम जम गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सार्थक का विकास बहुत तेजी से हो रहा था, है ना? शिक्षक यांग भी उतने ही अचंभित थे। क्या सार्थक की जन्मजात अलौकिक शक्ति भी एक ऐसा गुण हो सकती है जिसे सुधारा जा सके? दोनों 6ठे स्तर पर थे, फिर भी सार्थक ने रूपेश को एक ही वार में हरा दिया। ये तो वाकई बेहद भयानक था। अमृता भी थोड़ी असमंजस में थी। उसने सार्थक को 10 दिशाओं के दंड की तकनीक सिखाई थी, लेकिन सार्थक ने जैसे ही इसका प्रयोग किया, उसकी दक्षता स्पष्ट रूप से अमृता के बराबर हो गई। इसके अलावा उसे विश्वास था कि अगर वह रूपेश से लड़ती तो दोनों बराबरी पर होते, लेकिन सार्थक ने उसे एक ही वार में हरा दिया। सबके दिमाग में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। आखिर कौन मुझे बता सकता है कि यह सार्थक है, जो पिछले 4 सालों से किसी काम का नहीं है? सार्थक ने होठों को चटकाते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी मत करो, लेकिन तुमने आगे बढ़ने पर जोर दिया। ये कहने के बाद सार्थक ने घमंड से कहा, लगता है मैं 6ठे स्तर पर अजय हूं। तुम सब 7वें स्तर के मछुआरे, आओ और एक बार कोशिश करो। यांग किन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रूपेश की क्षमताओं को भली भांति जानता था। सार्थक द्वारा रूपेश को एक ही वार में हरा देना ये दर्शाता था कि वह लड़का बहुत शक्तिशाली था और उसने रूपेश को गलत समझा था। फिर भी उसने भीड़ की ओर सिर हिलाया। अगर सार्थक कक्षा के छात्रों के अहंकार को कम कर सके तो ये बुरा नहीं होगा। तभी भीड़ में से एक लड़का बाहर निकला, जिसके हाथ में एक हल्की नीली रंग की छड़ी थी। अमृता, ये शिनक्यू है, बहुत शक्तिशाली। उसके हाथ में जो छड़ी है वह समुद्र की तलहटी से मिली नीली लकड़ी की बनी है, जो बांस की छड़ियों से कम नहीं है। वह हमारे विद्यालय की 7वीं कक्षा के शीर्ष 20 छात्रों में से एक है। उसका इनाम 4 कटोरी स्पिरिट फिश सूप है। जब अमृता ने शिनक्यू का परिचय सार्थक से कराया तो उसने कैजुअली कहा कि वह 4 कटोरी मछली के सूप के बराबर है। सार्थक की आंखें तुरंत चमक उठीं। अरे वाह, 7वें लेवल के लिए 4 कटोरी मछली का सूप, ये तो कमाल है। सभी लोग अमृता की बात ध्यान से सुन रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि अचानक लहजा बदल गया और बात भटक गई। सार्थक ने लापरवाही से सिर हिलाया और कहा, अरे तुम 7वें स्तर पर हो और मैं 6ठे स्तर पर। अगर तुम हार गए तो तुम्हें आत्मा निगलने वाली मछली का सूप के 4 कटोरे खाने पड़ेंगे। शिनक्यू ने ताना मारते हुए कहा, मेरे पास बहुत सारा मछली का सूप है। पिछली बार तो मेरी गैरमौजूदगी की वजह से ऐसा हुआ था। अब जब मैं यहाँ हूँ तो भी तुम आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी कक्षा बिल्कुल खाली है? सार्थक बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ, लेकिन अमृता ने अचानक सार्थक की छड़ी छीन ली और बोली, मेरी छड़ी मुझे दो। सार्थक ने अपना सिर झुकाया और अमृता की ओर देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। भले ही मेरा प्रतिद्वंदी 7वें स्तर का मछुआरा हो, मैं नहीं हारूंगा, ठीक है? सार्थक, छोड़ो, देखो ये कितना शर्मनाक है। ये तो बस एक छड़ी है। अमृता, अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। सार्थक, क्या तुम इसे छोड़ोगे या नहीं? अब तुम स्पिरिट फिश सूप नहीं पीना चाहते, है ना? अमृता, मैं इसे पी लूंगी और जब आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे तो मैं इसे आपके लिए पी लूंगी। सब लोग
कुछ लोग अवाक रह गए। आपका क्या मतलब है, जब वह इसे खत्म नहीं कर पाएगा तो आप उसके लिए पी लेंगे? तो क्या आप सच में उससे उम्मीद करते हैं कि वह इस ग्रेड में सबको हरा देगा? क्या आपको पता भी है कि एक ग्रेड में कितने लेवल 7 के मास्टर होते हैं? शिन कियू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे, क्या तुम लोग अब भी प्रतियोगिता में भाग लोगे या नहीं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग एक बांस की छड़ी से भी अलग नहीं हो सकते। सार्थक थोड़ा शर्मिंदा था, वह वास्तव में अमृता के बारे में कुछ नहीं कह सकता था, जो महत्वपूर्ण क्षणों में इतनी कंजूस थी। सार्थक के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, ठीक है, लगता है मुझे अपना हथियार खुद ही निकालना पड़ेगा। काले चेहरे वाले लोगों का झुंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस एक पतली लोहे की छड़ है। शिन कियू, तुम्हारी टूटी हुई छड़ी किसे चाहिए? सार्थक ने छड़ी को जमीन पर जोर से पटका और बोला, तुम्हें बड़ी पीली मछलियों के बारे में क्या पता? ये तो मेरे भाई ने मुझे दी है। यह एक बेहतरीन लोहे की छड़ी है, बेहतरीन लोहे की छड़ियों में सबसे बेहतरीन। सभी लोग अविश्वास से देख रहे थे। आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? एक अति परिष्कृत लोहे की छड़? ये तो बस एक परिष्कृत लोहे की छड़ है। सार्थक, तुम कोशिश भी नहीं कर सकते। ये तो 7वां स्तर है। मैं, सार्थक, हमेशा अपना वादा निभाता हूं। अगर मैं न भी निभाऊं तो मेरे भाई हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? शिन कियो, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। चलो, अब हार मान लेने का समय नहीं है। अध्याय 34। मेरे भीतर उथल पुथल मची हुई थी। सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो लेवल 7 के प्रतिद्वंद्वी की लेवल 6 के प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई में जीत निश्चित थी। लेकिन सार्थक एक अजीब और अप्रत्याशित व्यक्ति है। उसने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए होंगे और बहुत तेजी से विकास किया होगा। उसने रूपेश को एक ही चाल में हरा दिया, इसलिए शायद उसमें लेवल 7 के प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का आत्मविश्वास आ गया हो। सबकी उत्सुकता के बीच दोनों ने अपना दांव खेला। इस बार सार्थक उछला और वार किया। उसे लड़ने की कोई और तकनीक नहीं आती थी, वह सिर्फ उछलकर वार करना, झपट्टा मारना और प्रहार करना जानता था। शिन कियू ने जोर से सांस ली और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। वह सार्थक को जोरदार प्रहार करके हराने की तैयारी कर रहा था। सार्थक और शिन कियू के विचार अलग अलग थे। किसी को भी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं हासिल करनी चाहिए। एक लेवल 7 मछुआरा पहले से ही उस स्कूल का शिखर होता है। अगर वह शिन कियू को उसी तरह एक ही वार में मार डाले जैसे उसने गेंगे को मारा था, तो यह एक बड़ी समस्या होगी। कब? सार्थक के चेहरे के भाव तुरंत पूरी तरह बदल गए और उसने कुछ कदम पीछे हटने का नाटक किया। वाह, तो यह है 7वें स्तर का विशेषज्ञ। वाकई बहुत प्रभावशाली। शिन फी के चेहरे पर अब भी घमंड का भाव था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, है ना? लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि सार्थक सचमुच बहुत क्रूर था। क्या उसकी ताकत वाकई इतनी ज्यादा थी? उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे। तादा, सार्थक, हे भगवान, 7वां स्तर तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। सार्थक, अमृता, शायद मैं इस बार जीत न पाऊं। सार्थक, अरे, क्या तुम्हारा हाथ सुन्न नहीं हो गया? खून बह रहा है। लगातार 5 बार वार झेलने के बाद सार्थक अपने आप से कुछ बुदबुदाता रहा। उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। पहले तो देखने वालों को लगा कि सार्थक ने वाकई 7वें स्तर के प्रतिद्वंद्वी की भयंकरता को भांप लिया है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो शिन फी सार्थक से बेहतर कैसे है? शिन फी के बाघ का मुंह फटा हुआ था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था और यहां तक कि छड़ी पकड़े हुए उसका हाथ भी कांप रहा था। कब? शिन कियू हवा में उछल पड़ा। छड़ी मुड़ी नहीं, दोनों भुजाओं में मामूली फ्रैक्चर हो गए। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और वह 7-8 कदम पीछे लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर पड़ा। सार्थक, वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। लेवल 7 का विशेषज्ञ होना सिर्फ एक नाम नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। बोलते बोलते सार्थक ने हाथ हिला दिया। सब लोग अवाक रह गए। क्या आप इसे हिलना कहते हैं? ये तो बस झूलना जैसा लग रहा है। यान किन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसका दिल सदमे से भर गया था। सार्थक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उसने अपने से ऊंचे स्तर के व्यक्ति को चुनौती दी, न केवल जीता बल्कि बल बच निकला। सन्नाटा, खामोशी, पूरा स्थान एकदम शांत था। किसी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या ये सार्थक है? अमृता का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। पिछले 4 सालों में सार्थक इतना शक्तिशाली हो गया था, ये बात उसे कैसे पता नहीं चली?
ये तो सरासर अविश्वसनीय था। सार्थक ने अमृता को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। अमृता। सार्थक ने अमृता की ओर लड़खड़ाने का नाटक किया, फिर आह चिल्लाया और उसके ऊपर गिर पड़ा। सार्थक, वाह, मैं जीत गया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे काफी चोट भी लगी है। परिणामस्वरूप सार्थक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है, मानो उसने किसी चीज को छू लिया हो। ये नर्म है। स्मैक। अमृता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बेशर्म हो। सार्थक पूरी तरह से अचंभित था। मैं घायल था, तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? मेरा पेट दुख रहा है, मैं आत्मा निगलने वाली मछली का सूप पीना चाहता हूं। कुछ लोगों ने आंखें घुमाईं। क्या तुम इससे भी ज्यादा बनावटी हो सकते हो? अभी भी तुम मछली का सूप पी रहे हो और लड़कियों का फायदा उठाने के लिए चोट का बहाना बना रहे हो। तुम तो अविश्वसनीय हो। यान किंग ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं एक बच्चे से बहस नहीं करूंगी, उसने सोचा। मैं शांत रहूंगी। यान किंग ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, ये चुनौती खत्म हो गई। सार्थक, मेरे साथ आओ। सार्थक, शिक्षक, मुझे मछली का सूप पीना है, नहीं तो मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। टकराना। सार्थक को लात मारकर 10 मीटर से भी अधिक दूर फेंक दिया गया। वह झटके की आवाज के साथ उछला और भागने की कोशिश करने लगा। यान किंग, शांत खड़े रहो। मछली का सूप तुम बाद में कैंटीन से खुद ले आना। मेरे साथ आओ। अमृता, तुम भी यहाँ आओ। बाकी सब लोग रूपेश और शिनकियू को इलाज के लिए ले जाओ। प्रताप एक महंगी शरीर सुधारने वाली तरल की बोतल का निरीक्षण कर रहा था। उसे लग रहा था कि इससे उसकी ताकत और बढ़ सकती है। उसने यूं ही ऊपर देखा और अपने सहकर्मी शिक्षक यान किंग को अपने छात्रों को गंभीर चेहरे के साथ लाते हुए पाया। प्रताप, शिक्षक यान, क्या हुआ? यान किंग, शिक्षक वांग, आपका छात्र अपनी क्षमताओं को छिपाने में वाकई माहिर है। सार्थक ने एक ही वार में 6ठे स्तर के विशेषज्ञ को नॉकआउट कर दिया और 7वें स्तर के उस्ताद को 5-6 वारों में ही ढेर कर दिया। क्या आपको इसके बारे में पता था? प्रताप एकदम अवाक रह गया। तुमने क्या कहा? एक ही वार में 6ठे स्तर के विशेषज्ञ को नॉकआउट कर दोगे और 7वें स्तर के उस्ताद को 5-6 वारों में ढेर कर दोगे? सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, शिक्षक वांग, मेरे अपने आंतरिक अंग मथ रहे हैं। यान किंग, चुप रहो। तुमने पलक भी नहीं झपकाई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकती? प्रताप ने सार्थक को गौर से देखा, फिर अमृता की ओर देखकर कहा, छोटी मछली, बताओ अब तुम लोग किस तरह की मुसीबत खड़ी करने वाले हो? अमृता का चेहरा एकदम लाल हो गया और वह काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। अंत में यान किंग हंसते हुए बोली, तुम्हारा छात्र मछली का सूप ठगने का आदी हो गया है। इस बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। लो, इस छात्र से अपने ही क्लास में निपटो। वैसे तनवीर के अलावा स्कूल में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी बराबरी कर सके। उसे कहीं और जाकर लोगों को ठगने दो। सार्थक मन ही मन बुदबुदाया, धोखाधड़ी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने भी तो काम किया है, ठीक है। किसने सोचा था कि लेवल 7 का फाइटर इतना कमजोर होगा? गैंग तो कुछ राउंड तक मेरे सामने टिक भी सकता था। यान किंग के जाने के बाद प्रताप ने सार्थक को एक अजीब से भाव से देखा। तनवीर ने तुम्हें क्या लाभ दिए? तुमने इतनी जल्दी साधना कैसे कर ली? ... दूर एक छोटे से मछली पकड़ने के इलाके के किनारे पर एक सफेद आलीशान नाव में तनवीर को छींक आए और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या मेरे भाई को तंग किया जा रहा है? ये सफर वाकई लंबा हो गया है, लेकिन मेरे बगल में बैठा यह आदमी मुझे जाने ही नहीं दे रहा। मुझे क्या करना चाहिए? खैर, मैं कुछ दिनों में वापस जाने का रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उम्मीद है सार्थक को कोई परेशान न करे। मेरे आसपास फोंगजे, जिसके हाथ में एक मछली पकड़ने का डंडा था और उससे एक विशाल 3 सिर वाला सांप लटका हुआ था, मुस्कुराते हुए तनवीर से बोला, यह एक 3 सिर वाला समुद्री सर्प है। इसका सिर शरीर से अलग हो जाए तो भी यह मरेगा नहीं, बल्कि कुछ समय बाद फिर से उगाएगा। इसकी आक्रमण शक्ति बहुत प्रबल है। और हाँ, इसके पित्ताशय में स्वर्ग और पृथ्वी का सार है, जो एक दुर्लभ और अत्यंत पौष्टिक पदार्थ है। लो, थोड़ा खा लो। इसे खाने के बाद तुम 9वें स्तर पर पहुंच जाओगे। ... स्कूल में प्रताप की समझ में ये सब तनवीर की मदद से ही संभव हो सकता था। सार्थक आध्यात्मिक ज्ञान के पहले स्तर पर ही था। क्या वह सचमुच आधे महीने में दूसरे स्तर के मछुआरे से 7वें स्तर के मछुआरे तक पहुंच सकता था? यदि उसमें वास्तव में ये प्रतिभा थी तो वह कस्बे में भी असाधारण व्यक्ति होता। उसे सिखाने की क्या आवश्यकता थी? प्रताप ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अपनी साधना का स्तर अत्यधिक बढ़ाना अल्पकालिक रूप से अच्छा लग सकता है,
लेकिन दीर्घकाल में साधना करना कठिन होता चला जाएगा। आध्यात्मिक फलों के भले ही बहुत लाभ हों, फिर भी वे औषधियां हैं और उनका अंधाधुंध सेवन नहीं किया जा सकता। आपको अपनी साधना का स्तर बहुत तेजी से नहीं बढ़ाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी नींव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सार्थक जी गुरुजी, मैं आपकी बात सुनूंगा। प्रताप को थोड़ा असहज महसूस हुआ जब उसने देखा कि कक्षा का सबसे हारा हुआ छात्र अपने साथियों के बीच शीर्ष विशेषज्ञ बन गया है। उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब किसी को चुनौती मत देना। अब से तुम्हें बस 2 कटोरी आत्मा निगलने वाली मछली का सूप मिलेगा। आखिर सहपाठियों को भी तो साधना करनी होती है। सार्थक तुरंत सहमत हो गया, फिर अचानक पूछा, शिक्षक जी, मैंने सुना है कि उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में कई विशेषज्ञ हैं। और पश्चिमी परिसर के बारे में क्या वहां और भी अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं? प्रताप की पलकें फड़क उठी। यह कोई खास बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7वें स्तर का है। आप लापरवाही मत कीजिए। सार्थक, मैं समझ गया शिक्षक जी। मैं वादा करता हूं कि मैं कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करूंगा। ये कहकर सार्थक जाने लगा और अमृता भी उसके पीछे जाने ही वाली थी। प्रताप, 1 मिनट रुकिए। सार्थक ने पीछे मुड़कर कहा, शिक्षक जी, क्या कुछ और है? प्रताप, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल है और अभी तुम्हारा किसी के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, वरना शिक्षक तुम्हें पीटेंगे और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अमृता का चेहरा पल भर में लाल हो गया। फला उसके साथ डेटिंग कर रही थी और मैं बस उसके पीछे पीछे सूप पीते हुए चल रही थी। सार्थक, गुरुजी, ये सच नहीं है। अमृता और मैं सफेद मछली के मांस की तरह निर्दोष हैं, शुद्ध और बेदाग, जैसा कि आकाश और पृथ्वी गवाही दे सकते हैं। प्रताप, दफा हो जाओ। सार्थक, अरे। सार्थक जल्दी से वहां से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अब अपने ही स्कूल में नहीं रह सकता था। वे सभी उससे बहुत अच्छी तरह परिचित हो चुके थे और शिक्षक उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे थे। सार्थक, अमृता, चलो जल्दी से कैंटीन चलते हैं मछली का सूप पीने। उसके बाद हम साउथ कैंपस जाएंगे और उसे 50 कटोरी आत्मा निगलने वाला मछली का सूप पिलाकर बहलाएंगे। हमें एक बड़ा लौकी भी खरीदना है, जो बचेगा उसे बर्बाद नहीं करना है, उसे साथ ले जाना है ताकि बाद में आराम से पी सकें। लेकिन एक शर्त माननी होगी, तुम्हें मुझे अपनी बांस की छड़ी देनी होगी। मेरी पतली लोहे की छड़ का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सार्थक कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, फिर मुड़कर देखा तो अमृता गुस्से में उसके बगल में चल रही थी और उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। सार्थक, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम दोनों निर्दोष हैं, आकाश के बादलों की तरह सफेद। अमृता ने अचानक पलटकर कहा, मेरे बदसूरत दिखने में क्या बुराई है? मेरे पीछे तो बहुत सारे लड़के पड़े हैं, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। माथा। सार्थक ने अपना सिर खुजलाया। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं? क्या मैं सच में 12 साल की लड़की को पसंद कर सकता हूं? मैं तो लगभग 30 साल का हूं। अध्याय 35 ईस्ट कैंपस हाई स्कूल का सबसे होनहार छात्र। सार्थक द्वारा शिनक्यू की पिटाई की खबर स्कूल में पंखों की तरह तेजी से फैल गई। पहले तो किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब कक्षा 1 के छात्र ने असली कहानी बताई तो सभी सार्थक से ईर्ष्या करने लगे। जब रूपेश जागा तो उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो चुका था। क्या उसे एक ही बार में मार दिया गया था? रूपेश ने दांत पीसे। धिक्कार है, ये सब तनवीर की गलती है। सार्थक, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। विद्यालय के अंदर किसी ने दूर से सार्थक को देखा और बुदबुदाया, उसने यह अकेले नहीं किया, तनवीर के बिना शायद वह अभी तक लेवल 3 भी पार नहीं कर पाता। एक और चर्चा, देखो वो सार्थक है, बस किस्मत की बात है। अब से उसे इतनी आसानी से धमका नहीं सकते। एक लड़की जो सार्थक से नहीं डरती थी, वहां से गुजरी और बोली, हम दूसरों पर निर्भर रहना, ये कैसी कुशलता है? कुशलता नहीं तो कुशलता नहीं। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इन निकम्मों में से किसी ने भी अपनी औकात तक नहीं देखी, फिर भी वे उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहे थे। कैंटीन में सार्थक के सामने आत्मा भक्षण करने वाली मछली के सूप के 7 कटोरे रखे थे। अमृता के पास 2 कटोरे थे। सार्थक, पी लो, तुम्हारे पीने के बाद हम यहां से चले जाएंगे। ग्लग 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 ग्लग। शुरुआत में अमृता के पास केवल 2 कटोरे थे। सार्थक को पहले ही 3 कटोरे पीते देख उसे गुस्सा आया। जो कुछ उसने पिया था वह उसका अपना भंडार था, दूसरों से छीना हुआ नहीं। सार्थक ने एक और कटोरी उसकी ओर सरका दी। और खाओ, तुम्हें लड़ाई के लिए ताकत की जरूरत होगी। अमृता, इतना ज्यादा पीने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे इतनी जल्दी पचा नहीं सकती।
सार्थक, ज्यादा सोचना बंद करो, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। बस पहले पी लो। अमृता को लगा कि वह सही कह रहा है। अपनी पिछली शराबखोरी के बाद उसने पूरे 3 दिन साधना की थी और लगभग 7वें स्तर की बाधा को पार कर लिया था। शायद सार्थक की बात में कुछ सच्चाई थी। एक साथ पर्याप्त मात्रा में शराब पीने से शायद कुछ असर हो जाए। कैंटीन में काफी छात्र मौजूद थे, फिर भी कोई भी उन दोनों के पास नहीं बैठा। उनके आसपास के लोग मुंह फुलाकर बोले, क्या आत्मा भक्षण करने वाली मछली का सूप पानी था? अगर पानी भी था तो भी वह कीमती चीज थी। फिर भी वे दोनों पीने के साथी की तरह एक के बाद एक कटोरा गटकते रहे। स्विश! सार्थक झट से खड़ा हो गया, अमृता भी उसके पीछे पीछे उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और साथ साथ बाहर निकल गए। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का मान एक बार फिर 1000 से ऊपर पहुंचने पर सार्थक आत्मविश्वास से भर गया। तियांशुई गांव दक्षिण परिसर। सार्थक और अमृता द्वार पर खड़े थे। दोनों ने एक एक लाठी सीधी गाड़ रखी थी। अमृता की कमर पर एक बड़ा लौकी लटका हुआ था। इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह थी कि सार्थक की छाती पर एक तख्ती लटकी हुई थी। ईस्ट कैंपस का सरगना सार्थक साउथ कैंपस को चुनौती देता है। कोई भी छात्र मुझसे मुकाबला कर सकता है। मुझे हराओ और बांस की लाठी पाओ। नोट: हारने वालों को 2 कटोरी आत्मा भक्षण करने वाली मछली का सूप देना होगा। लेवल 7 के विशेषज्ञों को 4, लेवल 6 और उससे नीचे के लोग कोशिश भी न करें। साउथ कैंपस में तुरंत ही धमाका हो गया। छात्रों की भीड़ जमा हो गई। वे गुस्से में थे। अभिमानी, हद से ज्यादा अभिमानी 2 लोग पूरे कैंपस को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे थे। किसी ने गुस्से में कहा, तुम सार्थक हो? ऐसी बकवास करने के लिए तुम किस स्तर के हो? दूसरे ने लोहे की एक परिष्कृत छड़ी उठाए और कहा, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मूंगा इतना लाल क्यों होता है। किसी ने गाली देते हुए कहा, पहली नजर में तो मुझे लगा कि तुम तनवीर हो। अगर तनवीर होते तो ठीक था, लेकिन सार्थक, तुम्हारा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम रेंगते हुए घर पहुंच जाओगे। मुझे उस पर हमला करने दो। 6ठी कक्षा का एक लड़का लोहे की एक मजबूत लाठी लेकर आगे बढ़ा। दक्षिण परिसर के ली फांगलाए, 6ठी कक्षा के मछुआरे, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? बगल से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये ली फांगलाए है। कुछ दिन पहले ही उसने द्वितीय श्रेणी की उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण पास किया है। वह इस कस्बे के लिए योग्य है। हमारे गांव का विलक्षण प्रतिभावान, उसे हारना नहीं चाहिए। हाँ, सामने वाला लड़का भी लेवल 6 का लगता है। भले ही उसकी प्रतिभा बहुत अधिक हो, मुकाबला बराबरी का है। हाँ, ली फांगलाए, उसे 3 बार में ही गिरा दो। साउथ कैंपस को बदनाम मत करो। ली फांगलाए ने अपनी लाठी उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। सार्थक ने झट से हाथ उठाया। जरा रुको। ली फांगलाए जम गया। क्या डरे हुए हो? बहुत देर हो चुकी है। जब तक तुम घुटने टेककर माफी नहीं मांग लेते। सार्थक ने आंखें घुमाई। अरे, तुमने अभी तक आत्मा भक्षण करने वाली मछली का सूप नहीं लाया। अगर तुम हारकर भाग गए तो कौन भुगतान करेगा? ली फांगलाए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये तो बस 2 कटोरी सूप है। क्या मैं धोखेबाज लग रही हूं? सार्थक, कहना मुश्किल है, चेहरे दिल नहीं दिखाते। कौन जाने तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं। ली फांगलाए गुस्से से कांप उठा। यह आदमी उसे नीचा दिखा रहा था और मान रहा था कि वही जीतेगा। ली फांगलाए ने तुरंत हमला कर दिया। वह एक पल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खनक! सार्थक ने बड़ी आसानी से लाठी को चकमा दिया और चिल्लाकर कहा, क्या घूर रहे हो? जाओ, मछली का सूप ले आओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ कैंपस के बच्चे हारने के बाद चुपके से भाग जाने की योजना बना रहे हो? किसी ने झल्लाकर कहा, 2 कटोरी मछली के सूप की परवाह कौन करता है? क्या आपको लगता है कि आपकी जीत पक्की है? बेहद घमंडी हो तुम। अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी जमकर पिटाई करता। दोनों के बीच दर्जनों बार एक के बाद एक वार होते रहे। सार्थक अभी भी सांस लेने के लिए हौंफ रहा था, लेकिन ली फांगलाए दंग रह गया। उस आदमी की ताकत तो बेमिसाल थी। उसकी पूरी ताकत से किए गए हमले भी उसे हिला नहीं पाए। धिक्कार है, अगर मैं 6ठे स्तर पर होता तो उसे एक ही वार में ढेर कर देता। अमृता ने आकाश की ओर देखा। उसे यकीन था कि सार्थक कोई धोखा दे रहा है। उसका अभिनय असली लग रहा था, लेकिन उसने शायद 30 से भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी। क्लैंग! सार्थक ने जोरदार प्रहार किया और ली फांगलाए को पीठ के बल गिरा दिया। ली फांगलाए का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी थी, फिर भी यह आदमी अछूता लग रहा था। कैसे? वहां मौजूद लोग सन्नाटे में आ गए। किसी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा,
वह ली फांगलाई से तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ली ने उसकी काफी ऊर्जा सोख ली है। अगर एक और छठे स्तर का योद्धा भेजा जाए तो वह घुटने टेक देगा। तभी एक आकृति आगे बढ़ी। 7वीं कक्षा के जिया टोन, दक्षिण शिविर। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, आधे सत्र के लिए आराम करो। सार्थक ने अपनी आंखें घुमाई। मछुआरा लोक में ची को जल्दी से पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका साधना करना था और इसमें आधा दिन लग जाता था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, रुको, मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन मेरी स्पिरिट डिवोरिंग फिश का सूप कहाँ है? सूप नहीं तो लड़ाई नहीं, मैं तुम्हें पैसे देने से बचने नहीं दूंगा। कौन बचने की कोशिश करेगा? जिया टोन बेहद गुस्से में थी। बार बार संदेह किया जाना उसे सीधे थप्पड़ से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिया टोन चिल्लाया, कोई आत्मा भक्षण करने वाली मछली का सूप लाओ। सार्थक मुस्कुराया, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बेहतर उपाय है, मैं तुम्हें तुम्हारी कैफेटेरिया के ठीक बाहर चुनौती दूंगा, ज्यादा सुविधाजनक होगा। पफ, आधी भीड़ तो खून थूकने ही वाली थी। तुम खुद को क्या समझते हो? पूरी लाइन से भिड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मछली का सूप पीकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई होंगी। अमृता 2 कदम बगल में खिसकी। मैं तो बस सूप के लिए आई हूं, मतलब उसे पीने में मदद करने के लिए। उसने मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि वह सारा सूप खुद नहीं पी सकता, लेकिन मैं उस आदमी को ठीक से जानती भी नहीं। सार्थक ने बात को और बढ़ा दिया। क्या हुआ चिकन? मैंने सुना था कि साउथ कैंपस विशेषज्ञों से भरा हुआ है, लेकिन आज तो कुछ खास नहीं है। अमृता, चलो नॉर्थ कैंपस चलते हैं। जिया टोन गुस्से से बोला, बेशर्म बच्चे। चलो कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर ही चलते हैं, उम्मीद है तुम आने की हिम्मत करोगे। सार्थक मुस्कुराया, हिम्मत है, मैं इतनी बार आऊंगा कि तुम दिवालिया हो जाओगे। वह कंधे पर बांस की छड़ी लिए गुस्से भरी निगाहों के बीच से अकड़ते हुए कैफेटेरिया की ओर बढ़ा। अमृता ने गहरी सांस ली। वे मुझे मारेंगे नहीं, है ना? मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, मैं तो बस एक लड़की हूं। कैफेटेरिया के सामने सार्थक को आखिरकार ली फांगलाई द्वारा खोए हुए 2 कटोरे मिल गए और वह चिल्लाया, अमृता, सूप ले आओ। अमृता का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बदमाश बच्चों से मिठाई छीन रहा हो, लेकिन ये तो आत्मा भक्षक मछली का सूप था। उसे हर 5 दिन में सिर्फ 2 कटोरे मिलते थे और अब 2 और कटोरे उसके पास थे। जिया टोन गुर्राया, अब क्या तुम लड़ सकते हो? सार्थक मुस्कुराया, आराम से, साउथ कैंपस वाकई सम्माननीय है। चलो 300 राउंड की लड़ाई लड़ते हैं। जैसे ही सार्थक ने सिर हिलाया, जिया टोन हरकत में आ गया। उसकी छड़ी से उफान मारती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। सार्थक ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शानदार, सचमुच साउथ कैंपस का एक प्रतिभाशाली छात्र। बहुत खूब, एक और स्ट्राइक खाओ, जो है सामने रखो। 7-8 जोरदार प्रहारों के बाद जिया टोन का चेहरा लाल हो गया था। इस पागल के पास कितनी ची शक्ति थी, ये कभी खत्म नहीं हुई। सार्थक नाटकीय ढंग से हौंफते हुए अपनी ऊर्जा को सावधानीपूर्वक नियंत्रित कर रहा था। उसका शरीर इतना मजबूत था कि जिया टोन के 10 अंक प्रति प्रहारों को रोकने में उसे केवल 5 अंक ही लगे। इस रफ्तार से वह लगातार 7 या 8 और विरोधियों से लड़ सकता था। टकराना, एक पल की चूक में जिया टोन 3 मीटर दूर जा गिरी। उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बाद ताने बंद हो गए। जो कोई भी स्कूल के मुख्य द्वार पर दस्तक देकर लगातार 2 लेवल 6 विशेषज्ञों को हरा सकता था, वह निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। सार्थक चिल्लाया, अमृता, सूप ले लो।